करो सर। प्यारे बच्चों नमस्कार। इससे पहले वीडियो में हमने न्यूनतम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीखा था, दो या दो से अधिक संख्याओं का, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम। आज हम इससे संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे कि हमने ये देखना है कि हमने कब एचसीएफ निकालना है और कब एलसीएम निकालना है, और इनमें एचसीएफ और एलसीएम में और क्या ऐसे गुण होते हैं जो हमें जानने चाहिए। अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कोई भी 6, 8 और 6, 12 और 15 से भाग करने पर शेष 5 बचे। यानी कि हमने 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे अगर हम 6, 12 या 15 से भाग करें तो हर अवस्था में शेष कितने बचे? 5 बचे। अब यहाँ उसने सवाल के अंदर सीधा नहीं दे रखा कि हमने एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे में जब हमें किसी संख्या से भाग करने पर शेष बचे या पूरा भाग जाए, तो ऐसे केस में चाहे वो छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर ये यहाँ होता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 12 और 15 से भाग करने पर शेष 5 बचे। तो इन दोनों ही अवस्था में जब ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें अंकों की संख्या दे रखी हो छोटी या बड़ी, और किसी संख्याओं से 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग करें और शेष बच रहा हो या शेष नहीं बच रहा हो, तो ऐसी अवस्था में हमने क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। किनका? इन संख्याओं का निकालना है जिससे हमने भाग करना है, जैसे 6, 12 और 15। 6, 12 और 15। तो 6 और 12 और 15 का हम पहले एलसीएम निकालेंगे। 6, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम निकालने के लिए कल हमने आपको 2 विधि बताई थी, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक वो हम सारी संख्याओं को एक साथ ले लेते हैं और फिर अभाज्य संख्या से इनको भाग करते हैं। इस तरह से एक ये विधि है। तो इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग करते हैं। अगर कोई 2 से भाग जाने वाली संख्या है तो, जैसे यहाँ 6 और 12 दोनों ही 2 से भाग जाती है, तो हम सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 तिया 6, 2 छिकी 12, 15 2 से भाग नहीं जा रहा, 15 2 से भाग नहीं जाता, तो हम 15 को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ इसमें हमने ये ध्यान देना है कि जो संख्या किसी संख्या से भाग नहीं जा रही, पूरी भाग नहीं जा रही, तो हम उस संख्या को एज इट इज लिख देंगे, वैसा का वैसा लिख देंगे। तो यहाँ जैसे 15 है वो 2 से भाग नहीं जाती, 2 7 14, 2 8 16, 14 के बाद 2 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी है? 16। तो 15 नहीं आती, 2 से भाग नहीं जाती, इसलिए हमने 15 को 15 ही लिख दिया। अब उसके बाद फिर देखेंगे इनमें तीनों संख्याओं में 2 से भाग जाने वाली कोई संख्या है 6, तो हम फिर 2 से भाग करेंगे। 2 तिया 6 और 15 और 3 नहीं जाता, तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया। अब 2 के बाद अब 2 से भाग जाने वाली इनमें कोई भी संख्या नहीं है, 3 और 15 कोई सी संख्या नहीं है। तो अब हम इसको 2 से अगली जो अभाज्य संख्या है वो 3 है, 3 से भाग करेंगे। 3 कम 3, 3 कम 3, 3 पंजे 15 और अब 5, एक ही संख्या बची 5 से जाने वाली, तो 2 गुना 3 गुना 5 इन सब का गुणनफल
इन सब का गुणनफल। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यानी कि 6, 12 और 15 का एलसीएम है कितना होगा 60। कितना गया 60। अब हमने क्या करना है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 4 अंकों की, उसमें 4 अंक होने चाहिए। तो 3 0 1 2 3 और 1 1, तो ये 4 अंक हो गए इसमें, 1 2 3 4। इससे अब इसका अगर हम पूर्ववर्ती ले, तो 999 होगा, जो कि 3 अंकों की संख्या है। तो इससे पता चलता है कि ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो अब हम जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमें मिल गई, उसको हम इनके एलसीएम से भाग करेंगे। 1000 भाग में 60, तो 1000 को हमने 60 से भाग किया, 6 एकम 6, 60 एकम 60, 40 बच गया। ऊपर से हमने 0 उतार ली, 6 6 36, यानी कि 3 पे गया 360, फिर शेष बच गया कितना 40 शेष बच गया। अब अगर हम 60 से भाग जाने वाली संख्या जो 1000 से छोटी है वो 40 कम है। कितनी कम है 40 शेष बच रहा है। तो इसका मतलब है 60 से 1000 से छोटी जो जस्ट छोटी है वो 40 कम होगी 1000 से, यानी कि 960। 1000 में से अगर हम 40 घटा दें तो 960 आता है। तो 960 है वो 3 अंकों की संख्या है। 960 है वो कितने अंकों की संख्या है 303 अंकों की संख्या है। तो इससे पता चलता है कि ये 960 तो हो नहीं सकता, 960 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या, हमें कितने अंकों की चाहिए 4 अंकों की चाहिए। तो इससे पता चलता है कि जो संख्या होगी वो 1000 से बड़ी होगी, 1000 से बड़ी होगी। और 1000 से जो जस्ट कम वाली है, जो 60 से भाग जाने वाली संख्या है वो 960 है। तो इससे 960 से जो अगली संख्या होगी 60 से भाग जाने वाली, इससे 60 ज्यादा होगी। कितनी होगी 1020। कितनी होगी 1020। 960 है वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 60 से भाग जाती है। 960 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो किससे भाग जाती है 60 से भाग जाती है। तो हमें चाहिए 4 अंकों की, हमें कितने अंकों की चाहिए 4 अंकों की। तो जो अगली संख्या होगी 960 बड़ी से बड़ी है, तो इससे अगली संख्या जो होगी 60 ज्यादा होगी, जो 60 से भाग जाने वाली है। तो 60 इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो 1020 होती है, और 1020 है ये कितने अंकों की संख्या है 4 अंकों की। तो इससे पता चलता है कि 60 से भाग जाने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1020 होगी। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 60 से भाग जाएगी वो कितनी होगी 1020। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की छोटी से छोटी संख्या जो 60 से विभाज्य है बराबर है कितनी 1020। अब जो संख्या 60 से भाग जा रही है, जो संख्या 60 से विभाज्य है, यानी कि 60 से 1020 विभाज्य है, तो जो संख्या 60 से भाग जा रही है वह 60 के गुणनखंडों से भी अवश्य भाग जाएगी। जो संख्या किसी संख्या से भाग जाती है तो वह उनके गुणनखंडों से भी अवश्य विभाजित होगी। तो 1020 60 से विभाजित है, तो यह इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं 6, 12 और 15।
6, 12 और 15 60 के गुणनखंड है। 6, 12 और 15 इसके गुणनखंड है 60। तो जो संख्या 60 से भाग जा रही है वह इसके गुणनखंड 6, 12 और 15 से अवश्य भाग जाएगी। तो जो संख्या एलसीएम 60 से विभाज्य होगी वह इसके गुणनखंड यानी 6, 12 और 15 से भी विभाज्य होगी। अब हमने वह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढ ली। तो कितनी है? 1020, जो इन तीनों संख्याओं से 6 से 12 से और 15 से भाग जाती है। लेकिन वो आगे कह रहा है भाग करने पर शेष 5 बचे। अब ये संख्या 1020 वो तो इन तीनों से पूरी भाग जाती है। शेष कितना बचेगा? 0। जब पूरी भाग जा रही है तो शेष कितना बचेगा? 0। लेकिन वो कहता है कि शेष कितना बचना चाहिए? 5। शेष कितना बचना चाहिए? 5। तो इसका अर्थ है वह संख्या इससे 5 ज्यादा होगी। वह संख्या इससे कितनी? 5 ज्यादा होगी। तो अभिष्ट संख्या हमारी क्या होगी? अभिष्ट संख्या हमारी होगी 1020 प्लस 5 1025। तो वह संख्या 1025 है। वह संख्या कितनी है? 1025, जिसको 6, 12 और 15 से भाग करेंगे तो शेष है कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो इस तरह से हम 4 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की, जितनी अंकों की छोटी या बड़ी, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो, जिसे हम किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग करें तो शेष बचे या शेष ना बचे, तो ऐसे सवालों में हमें एलसीएम लेना है। जिन संख्याओं से हमने भाग करना है उनका सबसे पहले क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो जैसे हमने यहाँ 6, 12 और 15 का एलसीएम निकाला, फिर हमने छोटी से छोटी संख्या लेनी है या बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। अगर यहाँ 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है तो हमने छोटी से छोटी संख्या ले ली। अगर बड़ी से बड़ी संख्या लेनी होती तो हम बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते। जैसे अगर वो कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम 9999 ले लेते और फिर 9999 को 60 से भाग करते। अब बड़ी से बड़ी में और छोटी से छोटी में ये अंतर है कि बड़ी से बड़ी हम संख्या जब लेते तो शेष फल को हम सीधा ही घटा देते। शेष फल को हम सीधा ही घटा देते, उससे अगली संख्या लेने का नहीं लेते हम। जैसे अगर यहाँ हम ये कहते कि 3 अंकों की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमने 1000, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 लेते। कितनी लेते? 999। 999 को हम 60 से भाग करते तो शेष बचता 39। शेष कितना बचता? 39। तो 999 में से 39 घटा देते तो 960 आ जाता। कितना आ जाता? 960। तो वह ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 60 से विभाजित, 60 से विभाजित, तो वो यही आ जाता। हम उससे अगली संख्या नहीं लेते। जैसे इसमें हमने 960 से अगली संख्या ली है, 60 जोड़ करके 1020। तो ऐसे सवालों में हमने ये देखना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। बाकी में अगर वो कहे कि न्यूनतम संख्या निकालिए, ज्ञात कीजिए, या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने फिर एलसीएम निकालना है। और बड़ी से बड़ी की कहे तो हमने एचसीएफ निकालना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि संख्याओं में छोटी, चलो इस तरह के सवाल हम इस तरह से हल करते हैं। अब और क्वेश्चन लेते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन है कि मान लो एक कदमों 3 सहेली है, जिनके कदमों की लंबाई 63 सेंटीमीटर
77 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर है, वह बड़े से बड़ा माप ज्ञात कीजिए जो इनके कदमों को पूरा माप दे। अब यहां हमने बड़े से बड़ा माप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बड़े से बड़ा। तो यहां हमने बड़े से बड़ा माप ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करेंगे? अब इसमें भी ये नहीं दे रखा कि एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए, लेकिन हमने उसने ये दे रखा है बड़े से बड़ा माप ज्ञात करना है जो इनके कदमों को पूरा माप दे, पूरा माप दे। तो अब हमने इनमें क्या निकालना है? इनका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है इनका? ऐसे केस में हमने क्या निकालना होगा? एचसीएफ। तो हम निकालेंगे 63 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर का एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के वही दो तरीके हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो भाग विधि से निकालेंगे तो हमने 77 को 63 से भाग किया, बीच वाली संख्या अंदर ले ली और सबसे छोटी से हमने इसको भाग किया। 63 एकम 63, 7 में से 3 गया 4, 14 बच गया। अब ये अंदर आ गया, जो भाजक था वो भाज्य बन गया। 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौकू 56, 14 चौकू 56, 14 पंजे 70 ज्यादा चला जाता तो हमने 56 में गया। अब 13 में से 6 गया, 7 बचा। असल लेने के बाद यहाँ 5 में से 5 गया 0। अब अगले स्टेप में ये 14 फिर भाज्य बन जाएगा, ना भाज्य बन जाएगा, 7 भाज्य बन जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि शेष है वो 0 नहीं हो। 7 दूनी 14, शेष 0 आ गया। अब तीसरी संख्या लेंगे 84, उसको हम जो लास्ट भाजक है 7 उससे भाग करेंगे। 7 एकम 7, 1 ऊपर से हमने 4 उतार लिया, 7 दूनी 14, शेष 0 आ गया। तो लास्ट भाजक अब क्या है? 7। तो इनका एचसीएफ है वो कितना होगा? 7। तो वो 7 आ गया। 7 वह संख्या है जो 63, 77 और 84, 63, 77 और 84 तीनों संख्याओं को पूरा भाग कर देगी। तो इससे जो बड़े से बड़ा माप है वो क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बड़े से बड़ा माप 7 सेंटीमीटर का होगा। बड़े से बड़ा जो माप है कितने का होगा? 7 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से हमने ये देखना है कहाँ से हमने एचसीएफ निकालना है और कहाँ हमने एलसीएम निकालना है। अब इसमें कुछ और चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब मैं कुछ संख्या लिखता हूं, उन पे ध्यान दीजिए। जैसे पहली संख्या है 4 और 7, दूसरी संख्या है 9 और 26, तीसरी संख्या है 8, 15। ये कुछ संख्या मैंने लिखी है। ये कैसी संख्या है? 4 और 7। इसमें 4 है वो भाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। लेकिन इन 4 और 7 का कोई सारा गुणनखंड नहीं है। 4 के अगर हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 2 आता है। और 7 अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड 1 गुना 7 होगा। ये 2 गुना 2, 1 गुना 7 होगा, यानी कि इसके 2 ही गुणनखंड है, 1 और 7। ये अभाज्य संख्या है। तो इनमें हमने देखा कि कोई भी सारा गुणनखंड नहीं है 4 और 7 में। तो ऐसी संख्या जिसमें कोई सारा गुणनखंड ना हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है।
क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या। इसमें भी देखो 9 भी भाज्य संख्या है, 26 भी भाज्य संख्या है, लेकिन 9 के गुणनखंड होते हैं 3 गुना 3 और 26 के गुणनखंड होते हैं 2 गुना 13। 2 गुना 13। तो इनमें दोनों में देखा हमने, दोनों में कोई भी गुणनखंड साझा नहीं है, सारे गुणनखंड दोनों में नहीं है। इधर हम 8 के गुणनखंड करें तो 2 गुना 2 गुना 2 होते हैं और 15 के गुणनखंड करते हैं तो 3 गुना 5। इनमें भी हमने देखा कोई सारा गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार की संख्या जिसमें कोई सारा गुणनखंड ना हो, कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो, वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। कैसी कहलाती है? ये सहअभाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जो सहअभाज्य संख्याएं हैं उनका हम HCF निकालते हैं तो उनका HCF 1 आएगा। कितना आएगा? 1। और एलसीएम आएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। जैसे 4 और 7 है तो 4 और 7 का HCF तो 1 आएगा और एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का गुणनफल 728। तो इस तरह से हमने देखना है कि दोनों संख्या कैसी है। तो वो सहअभाज्य संख्या है या और कुछ संख्या और दूसरे प्रकार की संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या के बारे में हम बताते हैं कि सहअभाज्य संख्या में HCF 1 होगा और एलसीएम उन दोनों का गुणनफल। अब मैं और कुछ संख्या लिखता हूं, ध्यान से देखना। 12, 48, 5, 15 और 11, 33। यहां 48 है वो 12 का गुणज है, 48 है वो 12 का गुणज है। यहां 33 11 का गुणज है, 15 5 का गुणज है। तो यहां हमने देखा कि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है? गुणज है। तो ऐसे केस में जब एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज हो तो उनमें HCF क्या होगा? वो जो छोटी संख्या होगी उनमें से जो छोटी संख्या होगी, जैसे इसमें 12 और 48 में छोटी संख्या क्या है? 12, तो 12 HCF होगा। 12 क्या होगा? HCF। इसमें 11 HCF होगा, इसमें 5 HCF होगा। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बड़ी वाली संख्या होगा। एलसीएम क्या होगा? बड़ी वाली संख्या। और एचसीएफ क्या होगा? छोटी वाली संख्या। तो इस प्रकार से जब एक संख्या दूसरी संख्या की गुणज हो, एक संख्या दूसरी की गुणज हो, तो छोटी वाली संख्या है वो एचसीएफ होगी और बड़ी वाली संख्या क्या होगी? एलसीएम होगी। बड़ी वाली संख्या क्या होगी? एलसीएम होगी। तो इन सब में इसमें एचसीएफ 12 है, एलसीएम 48 है, या एचसीएफ 5 है, एलसीएम 15 है, या एचसीएफ 11 है और एलसीएम 33 है। तो यहां निकालने की जरूरत नहीं है हमने एचसीएफ और एलसीएम। ऐसे केस में जब एक संख्या दूसरी संख्या की गुणज हो तो छोटी वाली एचसीएफ और बड़ी वाली एलसीएम। तो ये आ गया। उसके बाद कुछ और चीजें हैं। दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 1। और जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा तो ऐसे केस में उन दोनों संख्याओं का एलसीएम उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तो एलसीएम उन दोनों का गुणनफल होगा। तो दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम उन दोनों का गुणनफल। उसके बाद दो क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ भी 1 होता है। कितना होगा? 1। जैसे 5 और 5 से अगली विषम संख्या क्या है? 7। तो 5 और 7 का एचसीएफ कितना होगा? 1। इसी तरह 13 और 13 से अगली जो विषम संख्या कितनी है? 15। तो 13 और 15 का एचसीएफ भी कितना होगा? 1। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होगा? 1। तीसरा है दो क्रमागत
सम संख्याओं, दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 होगा। कितना होगा? 2। चाहे दो क्रमागत सम संख्या ले लो, 2 और 4, 6 और 8, 16 और 18, 24 और 26, तो इन सब का एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 2। एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। तो ये थी कुछ चीजें जो तुम्हें पता होना चाहिए कि दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा, दो क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा, दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होगा। और एक है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ये बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये कुछ बातें थी जो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।